बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। कर्नाटक स्पीकर और बागी एमएलए के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला एक दिन के लिए फिर टाल दिया है। कल सुबह 10:30 बजे अदालत पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। आज बहस के दौरान अदालत ने दोनों फरीक को कई बार फटकार लगाई, जहां अदालत ने स्पीकर के वकील से कहा कि आप हमें आईनी जिम्मेदारी की याद दिला रहे हैं, लेकिन खुद फैसला लेने में ताखिर करते जा रहे हैं। तो बागियों के वकील की दलील पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो स्पीकर को ये नहीं कह सकते कि वो इस मामले पर किस तरह फैसला ले सकते हैं। अदालत महज इस मामले पर गौर कर रही है कि क्या कोई आईनी पाबंदी है कि एमएलए को ना अहल करने की मांग से पहले उनके इस्तीफे पर फैसला लेंगे या दोनों एक साथ। हालांकि अदालत के फैसले का सीधा असर जुमेरात को होने वाले फ्लोर टेस्ट पर पड़ेगा। दूसरी तरफ स्पीकर के फ्लोर टेस्ट के ऐलान के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। साबिक सीएम बीएस येदियुरप्पा समेत दीगर बीजेपी लीडरान नई हुकूमत साजी का दावा कर रहे हैं, जबकि इत्तेहादी लीडरान का दावा है कि वो ऐवान में अक्सरियत हासिल कर लेंगे। हालांकि एमएलए को पाला बदलने का डर दोनों तरफ से है। दोनों ही जमातें अपने अरकान को होटल में रखे हैं, जबकि कांग्रेस लगातार अपने बागियों को मनाने में जुटी है। इस बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर रामलिंगा रेड्डी नर्म होते दिख रहे हैं। रेड्डी का कहना है कि उनका अलग मामला है, बागियों से उनका कोई लेना देना नहीं और वो पार्टी में भी बने रहेंगे। वहीं बागी एमएलए को भी सख्त हिफाजती इंतजामात में रखा गया है। और कर्नाटक की इस अहम खबर पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जयपाल शर्मा जुड़े हैं, उन्हीं का रुख करेंगे मजीद मालूमात के लिए। जयपाल, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की समाअत हुई, कोर्ट जल्द अपना फैसला सुना देगा, लेकिन जेडीएस, कांग्रेस और बीजेपी में आखिर पार्टी लेवल पर क्या चल रहा है वो हम आपसे जानना चाहते हैं। जी देखिए, पार्टी लेवल पर भी अगर एक तरह से देखा जाए तो सबकी निगाहें जो हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर ही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसी पर स्पीकर को आगे का कदम उठाना है। आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जिस तरह की बात उभर करके आई हैं, जो दलीलें दी गई हैं, उसके आधार पर ऐसा लगता है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ की जो टिप्पणियां हैं वो कहीं ना कहीं स्पीकर को इस बात की याद दिला रहे हैं कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग करें। और इसके अंदर में इस बात को लेकर के भी सवाल थे, क्योंकि मामला जो था वो जो बागी मंत्री हैं उनके इस्तीफे स्वीकार करने का था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से या गठबंधन की सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए उन लोगों ने जो दलीलें दी उसके मुताबिक इसके अंदर में डिस्क्वालिफिकेशन का अधिकार भी उनको होना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने कहा कि हम अपनी ओर से कोई फैसला नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये आपको तय कर रहा है कि आपको क्या करना है। तो अब सबकी निगाहें जो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की ओर लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट कल जैसा फैसला देता है, निश्चित रूप से जो स्पीकर होंगे वो उसके अनुसार ही कदम उठाएंगे। अब यदि स्पीकर के हाथ में ये बात आ जाती है कि वो अपने मन मुताबिक फैसला कर सकते हैं, तो जाहिर तौर पर वो कुछ दिनों के लिए या थोड़ी ये कह सकते हैं कि वो गठबंधन की सरकार के लिए भी कुछ राहत कर सकते हैं। और जो क्योंकि इसके अंदर में बड़ा पेचीदा उलझ सा गया है, क्योंकि कुछ इस्तीफे पहले आए, कुछ बाद में आए, फॉर्मेट में नहीं थे, उनको जायज़ माना जाए नहीं माना जाए, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको अपने कंसेंस के आधार पर उन सारी चीज़ों को डिसाइड करना है। हर जो पार्टी है उसको अपने अपने तरीके से उसकी विवेचना कर रही है, उसको डिफाइन कर रही है, लेकिन वो अब सुप्रीम कोर्ट की ही तरफ से जो फैसला आएगा उसके आधार पर ही स्पीकर को इसके ऊपर में फैसला लेना होगा। जयपाल, कांग्रेस के सीनियर लीडर रामलिंगा रेड्डी अब नर्म होते दिख रहे हैं। हालांकि रेड्डी का इस मामले में कहना है कि उनका मामला मुख्तलिफ था, बागियों से उनका कोई लेना देना नहीं था, वो पार्टी में भी बने रहेंगे। तो लग रहा है जयपाल की कांग्रेस की राह कहीं ना कहीं थोड़ी तो आसान हुई। जी देखिए, रामलिंगा रेड्डी के बारे में जो लोग जानते हैं, कर्नाटका के बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, और उनसे ये उम्मीद करना कि वो कांग्रेस छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, ऐसा है नहीं। और उन्होंने शुरू से ही अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखा। उन्होंने कहा कि उनकी नाराजगी ना तो अपने पार्टी से है, ना ही अपने पार्टी के आला कमान से है। उनकी नाराजगी यहाँ के स्थानीय नेताओं से है, क्योंकि जब किसी नेता का कद बहुत बड़ा हो जाता है, उस स्थिति में वो नेता आके आपसे किसी चीज़ को मांगता नहीं है, बल्कि आपको उनकी स्थिति को देख करके उसके अनुसार उन्हें सम्मानपूर्ण जगह देनी चाहिए। लेकिन रामलिंगा रेड्डी के साथ ऐसा नहीं हुआ। सरकार बनी, उस वक्त उनको मंत्री पद नहीं दिया गया। आगे भी उसका एक्सपेंशन हुआ, उसके अंदर में भी रामलिंगा रेड्डी को नहीं पूछा गया, और ना ही उन्हें कोई ऐसी जिम्मेदारी दी गई, और ना ही कोई नेता आ करके उनको इस बात को बता पाया कि वो उनको क्यों नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं रामलिंगा रेड्डी इस सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा खफा हुए।
या कह सकते हैं बहुत आहत हुए और इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। अभी माना जा रहा है कि रामलिंगा रेड्डी ने परसों भी कहा था कि वो असेंबली का सदन अटेंड करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था वो स्पीकर से मिलेंगे, हालांकि वो अभी तक नहीं गए हैं। लेकिन हाँ, उनका ये बात बिल्कुल सही है जो वो कहते हैं कि वो कांग्रेस में बने हुए हैं, ना वो कांग्रेस छोड़ेंगे। हाँ। लेकिन उनकी जो नाराजगी है वो उन्होंने लोगों को जताई है। जी, नाराजगी जता दी, पार्टी बहुत मुमकिन है कि नहीं छोड़ेंगे, इसके इशारे भी उन्होंने दिए। बहुत शुक्रिया आपका जयपाल, आप जुड़े इस अहम खबर पर हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कर्नाटक के सियासी बहरान में नताइज क्या निकलकर सामने आते हैं। कर्नाटक के साबिक वजीर और कांग्रेस के बागी एमएलए रोशन बेग की हिरासत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एसआईटी की जानिब से एयरपोर्ट से हिरासत में लेने पर बीजेपी ने डराने का इल्जाम लगाया। आईएमए भगोड़ा मामले में मंसूर अली खान कई लीडरान के साथ रोशन बेग पर भी इल्जाम लगाए गए थे, जिसके बाद रियासती हुकूमत ने एसआईटी जांच की तश्कील की थी। लेकिन मौजूदा हालात में जहां हुकूमत के लिए एक एक एमएलए कीमती है और बेग नाराज चल रहे हैं, उन्हें पार्टी ने भी मुअत्तल कर दिया। हालांकि बीजेपी का कहना है कि एसआईटी बेग के साथ वजीर जमीर अहमद खान पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। वाज़ेह रहे कि इस्तीफा देने वाले 16 एमएलए में बेग भी शामिल हैं। 9 जुलाई को उनके इस्तीफा देने के कुछ ही घंटे बाद एसआईटी ने उन्हें एक नोटिस देकर 11 जुलाई को पेश होने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने वक्त मांगा और कहा कि वो पीर को पेश होंगे। उधर मोहम्मद मंसूर ने यूट्यूब पर एक वीडियो मैसेज में कहा कि वो आवाम का पैसा लौटाने के लिए 24 घंटे के अंदर वतन आ रहे हैं। हालांकि वक्त गुजरने के बाद भी उनकी वापसी नहीं हुई। संस्था से वो मंसूर मुसलमानों को धोखा दिया है, कितना करोड़ किसी को भी नहीं मालूम है। इससे एसआईटी को डाल दिया है स्टेट गवर्नमेंट। एसआईटी तो स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलता है वो सुनता है। आईएमए ये प्रकरण को भी मैत्री सरकार का रक्षण करने के लिए रोशन बेग को अरेस्ट करता है। ईडी अभी तो नोटिस दिया है, जमीर अहमद को क्यों अरेस्ट नहीं कर रहा है? ये सारे राज्य में देश में मालूम हो रहा है ये एसआईटी का दुरुपयोग कर मैत्री सरकार का रक्षण करने के लिए ये सरकार प्रयत्न कर रहा है। ये इसमें कुछ भी नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी, ये गवर्नमेंट तो चलेगा, भारतीय जनता पार्टी का सरकार डेफिनेटली आएगा। और आइए आपको सुनाते हैं मंसूर खान का आखिरी वीडियो, जिसमें उन्होंने जल्द वतन वापसी की बात कही थी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि मैं जल्द से जल्द हिंदुस्तान वापस आऊँगा, लेकिन मेरी कार्डियक का ट्रीटमेंट सही से ना होने की वजह से जो 3 ब्लॉक्स हैं वो ग्रोथ होके 90% और 80% ब्लॉकेज बढ़ गए हैं और डायबिटिक लेवल भी 600 के नीचे नहीं उतर रहा था। तो मेजर प्रॉब्लम था, आई कुडंट अफोर्ड मेडिकल एक्सपेंडिचर हियर। लेकिन फिर भी बहरहाल इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अगले 24 घंटों के अंदर इंशाल्लाह मैं हिंदुस्तान वापस आ जाऊंगा ऑन माय ओन विल। मुझे हिंदुस्तान की जुडिशरी पे पूरा यकीन है। आइए आपको सुनाते हैं कि रोक टोक के बाद वजीर दाखिला ने ओवैसी के लिए क्या कहा था, जिसके बाद ओवैसी ने कैसे जवाब दिया। ये पार्लियामेंट के रूल्स हैं, वो पहली मर्तबा लोकसभा के मेंबर बने हैं, मैं चौथी मर्तबा से बना हूँ। उनको रूल्स पढ़ना चाहिए। होम मिनिस्टर रहते हुए उनको थोड़ा हम्बलनेस, मॉडेस्टी दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। उंगली दिखाएंगे और डराएंगे तो क्या हम डर जाएंगे? नहीं डरेंगे हम। और रूल्स के खिलाफ है वो रूल्स के खिलाफ वो उन्होंने काम किया। उन्होंने कहा कि जो लोग है ना ये बिल का विरोध कर रहे हैं वो लोग आतंकवाद का खत्म नहीं करना। जो मक्का मस्जिद में मारे गए और जिनके खिलाफ सरकार अपील नहीं कर रही, वो कौन है? मरने वाले हिंदुस्तानी नहीं है। समझौता में 22 हिंदुस्तानी मारे गए, अपील क्यों नहीं कर रहे आप? अपील तो करिए ना। मालेगांव 1 में 22 हिंदुस्तानी मारे गए, अपील नहीं कर रहे आप। 5 साल बच्चों की जिंदगी खराब हो गई, बताइए कौन कर रहा है? ये जो इनका जो नैरेटिव है कि जो हमारे साथ थाथैया करेगा, भरतनाट्यम करेगा, वो नेशनलिस्ट है। जो इनके खिलाफ खड़ा होगा, संविधान की बात करेगा, एंटी नेशनल है। तो मुझे इसकी फिक्र नहीं है।